सर हम अपनी प्रैक्टिस तो स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि सर हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना खर्चा आता है अपनी प्रैक्टिस को एस्टैब्लिश करने में। तो मैं खर्चों को 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। एक वो होगा जो इनिशियल एक्सपेंस होता है, दूसरा रनिंग एक्सपेंस। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आप अपना प्रैक्टिस, अपना ऑफिस ओपन करना चाहते हैं, तो आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा। देखिए, इससे पहले इस बात पे डिस्कस करना पड़ेगा कि आप प्रैक्टिस कहाँ से करना चाहते हैं। आप अपने घर से प्रैक्टिस करेंगे या आप प्रॉपर ऑफिस लेके प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर भी कुछ लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि हम घर से स्टार्ट करें या अपना ऑफिस बनाएं। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो प्ले करता है आपकी लोकेशन। अगर आपके घर की लोकेशन ऐसी है जहाँ पर कन्वेंस अवेलेबल है, ट्रैवलिंग की फैसिलिटीज़ है, मेन एरिया में है, अच्छी सिटी में मतलब बना हुआ है, तो फिर आप घर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर उस केस में तो मेरा सजेशन भी यही होगा कि आप घर से प्रैक्टिस स्टार्ट करें। लेकिन अगर आपका घर थोड़ा-सा इंटीरियर एरिया में है, उतने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नहीं है, आस-पास घर बने हुए हैं और कन्वेंस नहीं है, क्योंकि जब कन्वेंस नहीं होगा तो क्लाइंट आपके ऑफिस में विजिट कैसे करेगा? तो अगर ये सब प्रॉब्लम है, तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप मतलब जो है अपना ऑफिस लेके करिए। और अगर आप एकदम इनिशियल फेज में अभी आप बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप पहले ये देखना चाहते हैं कि भाई कितना पोटेंशियल है, क्लाइंट्स कैसे बन रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है मेरी प्रैक्टिस का, तो भी आप घर से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी बात करते हैं कि सर अगर हम अपना ऑफिस ओपन करें, तो क्या-क्या हमें खर्चे करने पड़ सकते हैं? एक तो होता है इनिशियल कॉस्ट, ठीक है ना? एस्टैब्लिशमेंट, किसी चीज़ को एस्टैब्लिश करने की कॉस्ट। एक होता है रनिंग एक्सपेंस। तो पहले बात करते हैं कि इस्टेब्लिश करने के लिए आपको किन-किन एक्सपेंडिचर को मतलब करना पड़ेगा। पहला, जब आप ऑफिस को रेंट पर लेने के लिए जाते हैं, तो बहुत जगह पर आपको सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है। अब लेट्स सपोज अगर मैं आपको इनिशियली बताऊं कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करने के लिए अगर आपके पास 200 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट का अगर स्पेस अवेलेबल है, तो वो सफिशिएंट है प्रैक्टिस को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो अगर मैं बात करूं एक ठीक ठाक सिटी में 200 रुपए स्क्वायर फीट का जो भी स्पेस है, वो आपको 6,000 से 10,000 मंथली रेंट पे मिल सकता है। क्या कह रहा हूं मैं? 200 स्क्वायर फीट एक तो इनफ होता है और 6,000 से 10,000 के बीच में आपको मिल सकता है। इवन अगर आप किसी छोटी सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, टियर 2 टियर 3 सिटीज से, तो वहां पे आपको 5,000 तक में भी मिल सकता है, बट मैक्सिमम 10,000। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, चलिए 10,000 रुपए तो आपका रेंट का एक्सपेंडिचर हो जाएगा मंथली। ठीक है, उसके बाद आपको +1 कहीं-कहीं +2 डिपॉजिट करना पड़ता है। जैसे अगर आपका रेंट है 5,000, तो आपको 2 महीने का रेंट इट मीन्स 10,000 रुपए डिपॉजिट भी करना पड़ेगा। हालाँकि ये रिफंडेबल होता है, बट इनिशियली आपको पे करना पड़ता है। तो एक तो ये कॉस्ट हो गई। अब आप देख लो कि आपके एरिया में रेंट क्या चल रहा है। तो 5,000 से 10,000 तक ये तो होता है रेंट का एक्सपेंस, सिक्योरिटी अमाउंट उस पे डिपेंड करता है। दूसरा, फर्नीचर, मैं टेबल, आप चेयर लोगे जिसपे आपका सिस्टम रखा होगा, आपके क्लाइंट्स आपसे मिलने आएंगे तो आपको 2 चेयर चाहिए, एटलीस्ट 2 चेयर तो होनी ही चाहिए। फिर आपकी बॉस चेयर होनी चाहिए और एक ठीक सा टेबल होना चाहिए, 4 से 5 मतलब फीट होगा चौड़ा तो भी चलेगा। तो 3 मतलब 2 क्लाइंट्स चेयर, 1 बॉस चेयर और टेबल। अगर आप परचेज़ करने जाते हो, वैसे तो आजकल फैसिलिटी है जो आप रेंट पे भी ले सकते हो, है ना? बट रेंट पे अगर आप लेते हो तो उसका बेनिफिट भी है, बट ल उसका लॉस ये है कि आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाओगे और लॉन्ग टर्म में कॉस्ट उतनी ही पड़ जाती है ले-दे करके। तो अगर आप खुद ले लेते हो, तो आप भाई उसका डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर पा रहे हो और भी सब चीज़ें रहती हैं। हालाँकि वो डिपेंड करता है केस टू केस कि रेंट पे लेना अच्छा है कि खरीदना। मैं बात कर रहा हूँ परचेज़ करने की। तो मेरा सजेशन ये भी रहेगा कि इनिशियली अगर अगर आपको कहीं से सेकंड हैंड मिल रही है इनिशियल फेज़ के लिए, तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हो। तो इसकी अगर मैं आपको एक एप्रॉक्स कॉस्ट बताऊँ, तो 2 चेयर, 1 बॉस चेयर, टेबल। तो इसकी अगर मैं एप्रॉक्स आपको कॉस्ट बताऊँ तो 10 से 15,000 मैं सब बता रहा हूँ आपको। 10-12 हज़ार या मतलब मैक्सिमम 15,000 तक तो आपको ये पूरा एक सेट मिल जाएगा, आप किसी भी सिटी से बिलॉन्ग करते हो। तो एक तो ये खर्चा हो जाता है। अब वैसे तो सिस्टम को मैं कॉस्ट का पार्ट नहीं मानूँगा, बिकॉज़ आजकल सभी के पास
पीसी भी है, लैपटॉप भी है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जो प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हैं उनके पास भी लैपटॉप वगैरह अपना है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि आपके पास सिस्टम नहीं है और आप प्रैक्टिस के लिए परचेज़ करना चाहते हैं। तो देखिए 20 से 25,000 में आप सिस्टम, पीसी असेंबल करवा सकते हैं, जो प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट है। और अगर आप लैपटॉप के लिए जा रहे हैं तो 30 से 35,000 के लैपटॉप जिसमें एसएसडी हो, चाहे वो 256 जीबी हो, 512 जीबी हो, ठीक है, 128 जीबी तो नहीं, हाँ 256 जीबी या 512 जीबी एसएसडी के साथ i3 या i5 भी मिल जाता है, जो कि मिल जाता है 30-35,000 में, तो वो लैपटॉप सफिशियंट है। तो मैं मांगे चल रहा हूँ, चलिए 30-35,000 रुपए लैपटॉप की कॉस्ट, ये एक आपका ऐड हो जाएगा। उसके अलावा छोटी मोटी चीजें होती हैं भाई, वाटर, आपको वाटर डिस्पेंसर लगाना पड़ेगा, गर्मी का टाइम चल रहा है, बिना बिना आपका जो इन्वायरमेंट है जहां पे आप काम करना चाहते हो वो अच्छा होना चाहिए। पहला, एसी, आपको एसी की कॉस्ट, अब अगर आपकी सिटी में उतनी गर्मी नहीं पड़ती है तो ठीक है, वरना आपको एसी भी लगाना पड़ेगा और ये भी एक हैवी कॉस्ट होता है। हालांकि आजकल ईएमआई पे मिल जाता है, बट एसी की भी कॉस्ट आप 25 से 30,000 मान सकते हैं। अब आपको अगर हम बिना एसी के भी काम कर लेंगे, आप बिना एसी के काम अगर कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, वरना जब कभी कभी क्लाइंट आता है ना, तो फिर वो सोचता है कि यार सर खुद ही एसी में नहीं बैठ रहे हैं, तो एक इम्पैक्ट थोड़ा सा खराब जाता है। तो वैसे तो एसी कोई एकदम मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ, अगर आपके बहुत गर्मी पड़ती है, आप खुद ही काम नहीं कर पा रहे हो बैठ के, तो आपको एक एसी की भी कॉस्ट वो भी आपको बियर करनी पड़ेगी। उसके अलावा वाईफाई हो गया ये सब छोटे मोटे कॉस्ट होते हैं। प्रिंटर हो गया, प्रिंटर भी आपको 10 से 12,000 में ठीक ठाक प्रिंटर मिल जाएगा, जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। तो ये हो गया इनिशियल इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट। अब इसमें से लैपटॉप आप ईएमआई पे ले सकते हो, जो मंथली 2-3 हजार का खर्चा आएगा। एसी आप ईएमआई पे ले सकते हो, टेबल चेयर भी ईएमआई पे आजकल तो मिल जाते हैं, तो वो आप ले सकते हो। तो ये तो हो गया आपका इनिशियल कॉस्ट। अब कुछ रनिंग एक्सपेंस होते हैं। देखिए, इनिशियली तो आप स्टाफ नहीं रखोगे, तो स्टाफ का कोई खर्चा नहीं होगा, सारा काम आप खुद ही करोगे। बट उसके अलावा हर मंथ आपको रेंट देना पड़ेगा, एक रेंट की कॉस्ट। साफ सफाई के लिए रखोगे 1,500 से 2,000 उसका खर्चा होता है। जब आप इतने जो है इक्विपमेंट रन करोगे, तो हर महीने आपका इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होता है वो 2 से 3,000 के आसपास आएगा। और अगर एसी वगैरह नहीं लगाते हो तो भी 1,500 से 2,000 तो आएगा ही आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा वो हर महीने आपको होना ही होना है। उसके अलावा वाईफाई, इंटरनेट का खर्चा वो आपको देना ही देना है। अगर आप ऑफिस है तो हर महीने मेंटेनेंस आपको पे करना है। तो ये और बाकी रनिंग एक्सपेंस, तो मोटा मोटा अगर आपका मान लीजिए रेंट है आपका ऑन एन एवरेज 8,000, तो 8 प्लस 2 10, स्वीपर सब मिला के, मतलब अगर मैं आपकी रनिंग एक्सपेंस की बात करूं तो एक ठीक ठाक ऑफिस विद एसी एंड ऑल 12 से 13,000 मंथली आपका रनिंग एक्सपेंस रहेगा, अगर आपका स्टाफ नहीं है तो 12-13, चलिए इसको और मैक्सिमम रख लेते हैं, 15,000 महीने का आपका खर्चा होगा। तो एक जो इनिशियल कॉस्ट हो गई, ठीक है, हालांकि वो सारी देखिए एसेट है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं चली तो भी लैपटॉप आप यूज कर सकते हो, एसी आप यूज कर सकते हो, टेबल चेयर आप यूज कर सकते हो। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये स्पेसिफिक आप प्रैक्टिस के लिए खर्चा कर रहे हो, लेकिन उसको भी मैंने प्रैक्टिस में इंक्लूड कर लिया है। मेन फोकस होना चाहिए रनिंग एक्सपेंस पे। प्रैक्टिस, लोग मुझसे पूछते हैं सर हम प्रैक्टिस कब तक करें, मतलब कितने टाइम में प्रैक्टिस स्टैब्लिश हो जाती है, कब हमें प्रैक्टिस में मतलब पूरी तरीके से उतर जाना चाहिए। तो भाई जो आपके मंथली एक्सपेंस हैं वो आपकी प्रैक्टिस की इनकम से अगर मिट आउट हो रहे हैं तो भैया बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस आपकी सही चल रही है। तो मैंने आपको क्या बताया, एक नॉर्मल ऑफिस रन करने के लिए 12 से 15,000 आपको रनिंग एक्सपेंस है। तो अगर आप अपनी प्रैक्टिस से इतना पैसा निकाल लेते हैं तो फिर आपका ऑफिस बढ़िया है। अच्छा, अगर आप घर से प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्वेश्चन ये आता है सर हम कब अपना ऑफिस लें। तो बस जब आप 12-15,000 से ऊपर कमाने लग जाएं तो समझ लीजिए अब आप एक ऑफिस अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर आप अपना ऑफिस भी ओपन कर सकते हैं। और अगर आप अपना ऑफिस की कॉस्ट मिट आउट कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस के इनकम से, तो समझ लीजिए आपकी प्रैक्टिस अब ग्रो कर रही है। तो अब मैं आपसे बोलूं कि इनिशियल लेवल पर आपके पास एटलीस्ट, भाई आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करी है तो इनिशियली आपके पास पैसा नहीं आने लगेगा, तो आपके पास कम से कम 4-5 महीने का फंड होना चाहिए। तो अब आप देख लो, अगर आपका मंथली एक्सपेंस 10,000 है तो आपके पास 40-50,000 होना चाहिए, ताकि आप 4-5 महीना स्ट्रगल कर सको। और अगर आप घर से कर रहे हो ना तो भी बहुत से खर्चे बच जाते हैं। घर से आप कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बच गया,
मेंटेनेंस बच गया, रेंट बच गया, कोई कॉस्ट नहीं आती है। तो उस केस में तो मंथली आपका एक तरीके से जीरो खर्चा आता है। तो इनिशियल लेवल पर हमेशा रिकमेंडेड क्या होता है कि अगर आप घर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, घर आपका ठीक-ठाक जगह पर है, तो फिर घर से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जब आप इतना पैसा अर्न करने लग जाओ कि अब आपको लगे कि हाँ, ऑफिस ओपन कर सकता हूँ, तो ऑफिस ओपन कर लो। तो अब आई आई थिंक अब माइंड में पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि प्रैक्टिस अगर मैं करने जा रहा हूँ, तो कितना पैसा मेरी जेब में होना चाहिए। ठीक हो गया जी? तो बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, तो मुझे इन-इन खर्चों को करना पड़ सकता है। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए सी मेहता 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।